मैं सबसे पहले बिना समय जाया करते हुए शिवराज जी से मंच पर आने का अनुरोध करती हूं। बहुत स्वागत है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राजनाथ जी आए थे, कहा कि शिवराज सिंह दरअसल महेंद्र सिंह धोनी जैसे हैं, मैच कैसा भी शुरू हो फिनिश बहुत शानदार करते हैं। कैसा चल रहा है ये फिनिशिंग का काम अभी? इस मैच की फिनिशिंग तो तय हो गई है और अब तक की सबसे बड़ी जीत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। पर किस आधार पर आप कह रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी उधर दावा ठोक रही है कि जीत तो उन्हीं की होगी और किसी की। उनकी किस्मत में दावा ठोकना है। नहीं, मैं एक एक करके क्रम पे आती हूं शिवराज जी, क्योंकि जब इंडिया गठबंधन ने तय किया कि अपनी पहली साझा रैली की जाएगी तो उन्होंने जगह चुनी भोपाल। क्या गठबंधन है ये? ना इनकी नीति एक, ना इनके विचार एक, ना इनके सिद्धांत एक, ना इनकी रीति एक, ना इनकी नीति एक। ये सत्ता प्राप्त करने की चाह में स्वार्थियों ने एक गठबंधन किया है और सत्ता से भी ज्यादा उनको चिंता है अपने खुद के भविष्य की। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं। एक तो वंशवाद की राजनीति का भारत को उन्होंने खात्मा कर दिया और दूसरे ये माना जाता था कि राजनीतिक दलों में नेता कितने भी भ्रष्ट हो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन मोदी जी ने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। अब इस छोड़ूंगा नहीं जब उनको दिखाई देता है तो सारे के सारे इस डर के मारे एक पेड़ पे ही चढ़ के बैठ गए। और मैं सच बताऊं तो जैसे जब बाढ़ आती है तो भयानक बाढ़ से बचने के लिए एक ही पेड़ पे कई तरह के जीव जंतु सवार हो जाते हैं। सांप भी बैठ जाते हैं, बंदर भी बैठा रहता है, आदमी भी चिपका रहता है, चींटे चींटी कई तरह के जंतु एक ही पेड़ पर इसलिए बैठते हैं कि नीचे बाढ़ का पानी है, मारे जाएंगे। मोदी जी के समर्थन में जो समर्थन की बाढ़ है उससे डर के इनने एक इंडी गठबंधन बनाया और एक पेड़ पे जा बैठे हैं। आपस में एक दूसरे को कोसने वाले, गालियां देने वाले, एक दूसरे से बदला लेने वाले इस स्वार्थ के कारण एक हो गए हैं। इन पर कौन भरोसा करेगा? घबराहट नहीं हो रही है? दो पार्टियों का मुकाबला होता है मध्य प्रदेश में, लेकिन यहां पर अगर बाकी सारे दल एक साथ आ जाएं तो वो गणित क्या आपको परेशान नहीं कर सकता है? श्वेता जी, ना हम घबराते हैं ना परेशान होते हैं, कर्म करते हैं और जनता पर विश्वास करते हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार पर बहुत बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप तो सामने जो आपकी दूसरी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वो आप लोगों पर आज से नहीं लगा रही है। जो पिछले कई विधानसभा चुनाव हुए हैं तो उन्होंने मुद्दा आपके खिलाफ भ्रष्टाचार को ही चुना है और इस बार भी कह रही है कि सबसे भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की। खिसियानी बिल्लियां खंबे नोचती रहती हैं। मध्य प्रदेश को अगर भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था तो श्री कमलनाथ जी ने अपने 15 महीने की सरकार में बनाया था। मध्य प्रदेश का सेक्रेटरिएट वल्लभ भवन हमारा दलालों का अड्डा बन गया था। छापे कौन के यहां पड़े थे? किन के करीबियों के यहां से संपत्तियां बरामद की थी? पैसा कहां जाता था? इसका जवाब तो कमलनाथ जी दे, कांग्रेस दे। अब जब उनको लगता है कि हम तो साफ है ही नहीं तो आरोप दूसरे पर मढ़ने की कोशिश करें, लेकिन ये मध्य प्रदेश है और शिवराज सिंह चौहान है, ऐसे झूठे आरोप कभी चिपक नहीं सकते। एक दूसरा सवाल उन लोगों ने आपसे किया था जिसके जवाब में जो जानकारी दी गई सरकार की तरफ से कि कितने घोषणाएं आपकी सरकार ने की हैं। 2715 अनाउंसमेंट जून 2000 से जून 2023 के बीच किए हैं। उन्होंने कहा कि शिवराज जी तो केवल शिलान्यास मंत्री हैं, जेब में नारियल लेकर चलते हैं। अब आज ही आप देख लें, मैंने घोषणा की थी 27 तारीख को रक्षाबंधन के पहले कि एलपीजी गैस कनेक्शन 450 रुपया में दिया जाएगा लाडली बहनाओं को, और अब हम देना शुरू कर रहे हैं। मैंने घोषणा की थी कि बहनों के खाते में 1000 आएंगे, फिर 1250 आएंगे। पहले 1000 आए, अब 1250 आ रहे हैं। मैंने कहा संत रविदास लोक बनेगा, लोक बन रहा है। मैंने कहा अद्वैत लोक बनेगा, अद्वैत लोक बन रहा है।
यहां जितनी भी घोषणाएं की, मेडिकल कॉलेज की वो पूरी हो रही है, सीएम राइज स्कूल हम खोल रहे हैं, जितनी घोषणा की एक एक पूरी करने की। देखिए, एक तो घोषणा करने का दम मुझ में है, क्योंकि तड़प भी है मध्य प्रदेश के विकास की और जनता के कल्याण की। तो जिसमें तड़प होगी वही तो घोषणा करेगा। हम घोषणा भी करते हैं और घोषणा को पूरा करके भी दिखाते हैं। पर क्या ये चुनाव के लिए होता है केवल? क्या आपकी घोषणाएं चुनावी हैं? ये कोई आज थोड़ी कर रहे हैं चुनाव के दिन। हम तो जिस दिन से सरकार में आए, आप देखिए 2005 में मैं मुख्यमंत्री बना, 2006 में कहा लाडली लक्ष्मी योजना लाऊंगा, ले आए। आज 45 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। मैंने कहा कन्याओं का विवाह होगा, मास मैरिजेज होगी, वो हो रही है। मैंने कहा सिंचाई मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ेगी। कांग्रेस, राजा नवाब, अंग्रेज सबने मिला के 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की थी, हम 47 लाख हेक्टेयर तक ले गए और अब 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का काम कर रहे हैं। सड़कों का जाल बनाने की हमने घोषणा की थी। आज आप मध्य प्रदेश में जहां देखेंगे शानदार सड़कें आपको मिलेगी। एक एक घोषणा हमने पूरी की। चुनाव को देख के नहीं, हम तो लगातार, मैं तो रोज ही करता हूं, जहां जाता हूं करता हूं। मुख्यमंत्री करेगा क्या? क्या जाके रोएगा कि मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है? मैं कहता हूं मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे की व्यवस्था करता हूं। ये तो बहुत आसान काम है। कोई भी मुख्यमंत्री कह दे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है। कमलनाथ जी रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मामा ले गया, मामा खा गया, मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं कहता हूं मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। अगर नहीं है पैसा तो मुख्यमंत्री काय को बने बैठे, हट जाओ, जो व्यवस्था करे उसको बनने दो। नहीं, बाकी पार्टियां जो फ्री के स्कीम चलाती हैं तो आप लोग बहुत बरसते हैं कि ये क्या तरीका है, इतने सरकारी जो एक्सचेकर है उसके पास इतने पैसे ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि जो लाडली बहन योजना है जिसमें आप अभी की रकम बढ़कर 3,000 हो जाएगी आगे चलकर, वो मध्य प्रदेश सरकार पर बिना अतिरिक्त दबाव के संभव है? इस धरती के संसाधनों पर महिलाओं का भी हक है, बेटियों और बहनों का भी हक है। मुझे कहते हुए तकलीफ है कि ऐतिहासिक रूप से बहनों के साथ, बेटियों के साथ न्याय नहीं हुआ। ये हमारा न्याय देने की, सबको न्याय, पूरा न्याय, आधी आबादी को पूरा न्याय देने की हमारी कोशिश है। और जहां तक मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति का सवाल है, जब मैं मुख्यमंत्री बना था हमारा बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया, हमारी पर कैपिटा इनकम थी केवल 11,000 रुपया, हमारी जीएसडीपी का साइज था केवल 71,000 करोड़ रुपया। आज मुझे कहती हुई खुशी है मध्य प्रदेश का बजट है 3,14,000 करोड़ और रिवाइज करके मैंने दिया तो हम 5,000 करोड़ रुपया और ज्यादा लेकर आ रहे हैं। हमारे पास पैसा है क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी मध्य प्रदेश की वाइब्रेंट हो गई। सिंचाई का रकबा बढ़ा, कृषि का उत्पादन बढ़ा, निवेश आए, उद्योग आए, उसके कारण आज मेरी जीएसडीपी का साइज लगभग 15 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। पर कैपिटा इनकम 1,40,000 रुपया को भी क्रॉस कर गई है। और एक बात मैं साफ बताना चाहता हूं प्रदेशवासियों को भी और देशवासियों को भी, ऐसा नहीं है कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कम किया हो। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि इस साल भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने इस साल जो अप्रैल से शुरू हुआ है 25,000 करोड़ रुपया क्रॉस कर दिया है। हम हाईवेज बना रहे हैं, बिंद एक्सप्रेस वे, नर्मदा एक्सप्रेस वे, अटल एक्सप्रेस वे, हम हाईवेज भी बना रहे हैं, सिंचाई की योजनाओं पे भी खर्च कर रहे हैं, फ्लोटिंग पावर प्लांट हमारे यहाँ लग रहे हैं, मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ खुल रहे हैं, मेट्रो रेल हमारे यहाँ आ रही है। तो विकास के इंफ्रा के सारे काम हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम जनता के कल्याण पर भी पैसा खर्च कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और इसलिए जनता के कल्याण पर भी हम धन खर्च कर रहे हैं। आपके विरोधी और पुराने जो आलोचक रहे हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने अगस्त महीने में कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार के पास कुछ नहीं है, इसीलिए चुनाव से ऐन पहले वो दंगे कराएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तुलसीदास जी ने कहा है और वो दिग्विजय जी पर बिल्कुल खरी उतरती है। जो जैसा होता है वो वैसी ही बात करता है। इस तरह की कलाबाजियां या इस तरह के हथकंडे अपने आने वाले दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के नेता हैं। शिवराज जी, ये जो सनातन को लेकर एक बहस छिड़ गई, पहले तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आपके अनुसार सनातन क्या है? जिसका ना आदि है ना अंत है, जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, वो है सनातन। और आप देखिए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, वर्षों तक मुगलों ने भी राज किया, लेकिन सनातन कभी समाप्त नहीं कर पाए। वो सनातन है क्या? एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सनातन है। सत्य एक है, विद्वान अलग अलग तरीके से कहते हैं, इसलिए सबका आदर करो। आत्मवत सर्वभूतेषु
मतलब अपने जैसा सबको मानो, सिया राम मैं सब जग जानी, ये सनातन है। सत्यमेव जयते सनातन है, जियो और जीने दो सनातन है। धर्म की जय हो मतलब अच्छाइयों की जय हो, अधर्म का नाश हो मतलब बुराइयां समाप्त हो, और प्राणियों में सद्भावना हो। केवल मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में भी सद्भावना हो, ये सनातन है। और केवल अपना नहीं, विश्व का कल्याण हो, ये सनातन है। अयम निजम परा वेत्ति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये सनातन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सनातन है, सर्वे सन्तु निरामया सनातन है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सनातन है, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् सनातन है। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये सनातन है। इस सनातन को कोई समाप्त नहीं कर सकता। लेकिन मैडम सोनिया गांधी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं। ये तुम्हारा इंडी गठबंधन सनातन पे हमले कर रहा है, सनातन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। आपका इस पे क्या कहना है? क्या आप सनातन के विरोधी हो? क्या आप सनातन को समाप्त करोगे? या फिर वो जिन्होंने सनातन को समाप्त करने की डेंगू और मलेरिया जैसी तुलना करें? शर्म आनी चाहिए इस गठबंधन को और मैडम सोनिया गांधी को भी। आज तक चुप बैठे हैं। कौन सनातन समाप्त कर सकता है हिंदुस्तान की धरती से? कई आए और चले गए। ये सनातन सदैव था, है और हमेशा रहेगा। और एक बात और मैं आज तक किस मन से कह रहा हूं, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो केवल सनातन कराएगा। सनातन, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। पर इस जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा और उसके बाद से जो इंडिया गठबंधन की तरफ से अलग अलग बातें आई हैं, उससे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता हिंदुत्व का पालन करने लगे थे। बाबा बागेश्वर को न्योता भी दिया था कमलनाथ जी ने। आपको लगता है मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि शायद वो ये सब बगुला भगत सच्चे हिंदू हैं? ये सब बगुला भगत हैं। ये मौसम देख के भक्ति करते हैं। एक जमाना था हिंदू नाम लेते ये भड़क जाते थे, संकीर्ण है, नाम नहीं ले सकते, संकीर्ण कहते थे। राम भगवान के अस्तित्व पर भरोसा ही नहीं करते थे, कहते थे काल्पनिक है इनमें से कई लोग। लेकिन जब ये देखा कि पूरे देश की मुख्य धारा यही है और जनता हिंदू अगर इसका विरोध करेंगे तो सहन नहीं करेगी, मैं मोदी जी को फिर धन्यवाद दूंगा कि उनने मुख्य धारा देश की बदल कर रख दी। पहले सेकुलर कहलवान, मैं सेकुलर मतलब सर्वधर्म संभाव का समर्थक हूं, लेकिन ऐसा धर्मनिरपेक्षतावाद जो केवल हिंदुओं को गाली दे और कहे कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, उसको हम मानने वाले नहीं हैं। अब धारा बदल गई और इनको लगा कि हिंदू के बिना काम नहीं चलेगा, तो दिग्विजय सिंह श्री राम जय जय राम का जप करने लगे। कमलनाथ जी हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। जब संकट आया तो कहने लगे संकट मिटे कटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अब हनुमान जी याद आ रहे हैं, अब राम याद आ रहे हैं, लेकिन जनता सच जानती है। और क्या धर्म के नाम पर राजनीति आपकी पार्टी नहीं करती है? शिवराज सिंह चौहान एक के बाद एक जो धर्म के कॉरिडोर है वो क्यों उद्घाटन करते जा रहे? धर्म हमारे लिए श्रद्धा और आस्था का विषय है। आज महाकाल महालोक देखिए, वो कोई वोट और राजनीति के लिए नहीं है, लेकिन रोज लगभग 2 लाख लोग आ रहे हैं। एक तरफ आस्था का सैलाब, श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है वहां, वहीं दूसरी तरफ पूरे उज्जैन की इकोनॉमी बदल गई। आप जाके देखिए 3000 करोड़ रुपया उज्जैन में साल भर में आने वाले हैं। उज्जैन बदल गया, वहां होटल, रेस्टोरेंट, गाड़ियां, फल, पूजा, प्रसाद, सामग्री, कितने लोगों को रोजगार मिला है। देखिए, जो हमारी श्रद्धा और आस्था का विषय है उसको आगे बढ़ाना ये राजधर्म है। शिवराज जी, मैं पहले भी पूछ चुकी हूं, लेकिन इस मंच से इसीलिए पूछूंगी क्योंकि महाकाल कॉरिडोर का नाम आता है तो लोग कहते हैं कि मूर्तियां गिर गई वहां पर, जब मौसम उस तरीके से बिगड़ा था। महाकाल कॉरिडोर बना तो दिया गया, बहुत विस्तृत, बड़ी बड़ी मूर्तियां, विहंगम दृश्य लगता था देखकर, लेकिन मौसम की एक मार और मूर्तियां खंडित हुई। देखिए, मौसम की मार के कारण अगर इतने बड़े कॉरिडोर में, महाकाल महालोक में
कोई एक आध घटना हो गई तो कांग्रेसियों को लगा कि मौका मिल गया, हमला कर दो। आज आप देखिए वहां क्या हाल है, पूरे कॉरिडोर को आप जाके देखिए, महाकाल महालोक में आप श्रद्धा देखिए श्रद्धा और आस्था के साथ बनाया है। इसमें कोई गड़बड़ करने का सोच ही नहीं सकता। कौन ये सोचेगा, कौन हिम्मत करेगा? लेकिन एक बार मौका लग गया, मूर्ति गिर गई तो चिल्लाओगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ओंकारेश्वर में भी आप उद्घाटन करने वाले हैं जी, ओंकारेश्वर। हाँ, देखिए वो बिल्कुल एक अलग विषय है। मैं ये मानता हूं कि भारत का जो मूल है, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जो दिया, उन्होंने कहा था एक ही चेतना सभी जड़ एवं चेतन में है, एक ही चेतना सब में है, और इसको कहा अद्वैत। कोई दूसरा है ही नहीं, सब अपने हैं। वो एक ही चेतना मनुष्यों में भी है, केवल मनुष्यों में नहीं, पशु पक्षियों में भी है, पेड़ पौधों में भी है, कीट पतंगों में भी है, पर्वत नदी समुद्रों में भी है, सूर्य और चंद्रमा में भी है। ये अद्वैत का भाव जो आचार्य शंकर ने दिया और पूरे देश को सांस्कृतिक रूप से एक किया, मैं मानता हूं यही अद्वैत ऐसा विचार है जो दुनिया में घृणा नहीं, प्रेम, संघर्ष नहीं, समन्वय, इसका प्रसार और प्रचार करेगा। और इसलिए मैं चाहता हूं, क्योंकि ओंकारेश्वर में आदिगुरु शंकराचार्य जी को अपने गुरु मिले थे, उनको ज्ञान यहां से प्राप्त हुआ था, ये उनकी ज्ञान भूमि है, गुरु भूमि है। और शंकराचार्य जी का जो उपकार है भारत पर, भारतीय संस्कृति पर, वो हम कभी भूल नहीं सकते। भगवान राम ने भारत को उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक किया था, भगवान कृष्ण ने पूरब से पश्चिम एक किया था, लेकिन आदिगुरु शंकराचार्य जी ने पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से भारत को जोड़ने का काम किया था। उनके कारण ही आज भारत का ये स्वरूप है। और इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण 18 तारीख को होने वाला है। अद्वैत लोक बनने वाला है वहां, और वो मूर्ति का नाम भी हमने दिया है स्टैचू ऑफ वननेस, एकात्मता की मूर्ति, जो सबको एकात्मता का, शांति का, प्रेम का, स्नेह का, समन्वय का संदेश देगी। और अद्वैत वेदांत क्या है ये सारी दुनिया जाने, जिज्ञासु आए, पढ़ें, अध्ययन करें, फिर उसका प्रचार प्रसार करें। पूरी संसार में केवल भारत की बात नहीं करता, उसका एक प्रयास है। आपने राजनीति में कदम काफी कम उम्र में रखा, उससे भी कम उम्र में आप विरोध प्रदर्शन करने लगे थे। आज मध्य प्रदेश में हर कोई पदयात्रा निकालता है। मुझे याद है पिछली बार भी शायद दिग्विजय सिंह जी नर्मदा यात्रा पर निकले थे, पदयात्रा सब करते हैं, पर पांव पांव भैया आप ही को कहा जाता था कि सबसे पहले आप ही थे वो। मैं तो बचपन से ही पदयात्री हूं। मैंने होश नहीं संभाला था, 7वीं में तब पहला आंदोलन किया था मजदूरों के पक्ष में, और फिर मैंने अपने आदिवासी भाई और बहनों के साथ अन्याय होता था तो उनको इकट्ठा करने के लिए, ये बात है 1986 की, 86-87 की, आदिवासियों पे अत्याचार होता था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी करते थे और वो बड़े परेशान रहते थे। तो मैं उनके बीच पैदल निकला था उनको संगठित करने के लिए कि जुल्म के खिलाफ लड़ें, अन्याय के खिलाफ लड़ें। और तब से मैंने पदयात्रा शुरू की, तब से मैं पांव पांव वाला भैया कहा जाता रहा हूं। और बीच में भी जब मैं सांसद था तब भी पदयात्राएं की, जब मैं सांसद के बाद मुख्यमंत्री बना तब भी मैंने कोशिश की छोटी मोटी पदयात्राओं की। पर आदिवासी तो आपके खिलाफ भी विरोध करते हैं, आपकी सरकार के खिलाफ भी किया? नहीं, देखिए आज अगर आप देखेंगे तो वातावरण बिल्कुल अलग है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने हमेशा ये षड्यंत्र किया कि गरीब गरीब रहे, वो पढ़ना जाए, लिखना जाए, विकास की रोशनी वहां पहुंचना जाए, इसलिए सड़कें मत बनाओ, बिजली मत ले जाओ, सिंचाई की व्यवस्था मत करो, कॉलेज मत खोलो, स्कूल मत खोलो, आश्रमशालाएं, छात्रावास मत खोलो। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने हर क्षेत्र में, जिनमें आदिवासी क्षेत्र भी शामिल है, सड़कों का जाल बिछाया, हम बिजली ले गए, खेतों में कपिल धारा के कुएं खोदे, सिंचाई हुई, समृद्धि बढ़ना शुरू हुई। लेकिन सबसे बड़ा काम अगर मैंने किया तो स्कूल इतने खोले, हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेजेज, जहां जहां मुझे बच्चों ने मांगे कॉलेज चाहिए, हमने छोटी छोटी जगह भी कॉलेज खोले। फिर कई हॉस्टल, छात्रावास, आश्रमशालाएं बनाई। यहां तक कि हमारे आदिवासी बेटा बेटी अगर पढ़ने के लिए इंदौर और भोपाल आए और हॉस्टल में जगह ना मिले तो मैंने योजना बनाई, मुख्यमंत्री छात्र गृह योजना, कि वो रहेंगे कमरा किराए से लेके, लेकिन कमरे का किराया उनके माता पिता नहीं भरेंगे, मामा भरवाएगा। और उसके कारण हमारे बच्चे बेटियां स्कूल जाने लगी,
कॉलेज जाने लगी, बच्चे पढ़ने लगे और शिक्षा ने एक नई चेतना का प्रकाश उनमें फैलाया और उसके कारण जहां उनको लगा गलत है उनने विरोध करना शुरू किया। लेकिन मुझे खुशी है कि पूरा समाज आज खड़ा है, सास की सेवा में भी बड़े संख्या में हमारे भाई और बहन आए हैं और गलत बात होती है तो उसका वो विरोध भी करते हैं। ट्राइबल समाज का आकार बड़ा है, संख्या बड़ी है और जाहिर है इसीलिए चुनाव आने पर राजनीति भी होती है। पिछली बार कांग्रेस ने बहुत बड़ा झटका दिया था आपको उस पूरे बेल्ट में और इस बार भी वो आश्वस्त हैं कि इस बार भी जो ट्राइबल्स हैं वो नाराज हैं शिवराज सिंह चौहान से। काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। इन लोगों ने गलत प्रचार किया था, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी, कई तरह की ऐसे भ्रम पैदा किए गए थे। लेकिन मध्य प्रदेश में हमने पेशा एक्ट लागू किया, अपने आदिवासी भाई बहनों के लिए जल, जमीन और जंगल का अधिकार दिया। मुझे कहती हुई खुशी है कि कई गांवों में ग्राम सभाओं ने तेंदुपत्ता खुद तोड़ा और खुद बेचने का काम किया। पेशा के जो नियम है वो हमने लेटर और स्पिरिट में लागू किए, जनजातीय समाज का सम्मान बढ़ा। अभी रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती आने वाली है 5 अक्टूबर को। इसके पहले आदिवासी जो हमारे नायक थे, जनजातीय नायक रघुनाथ शाह जी हों, शंकर शाह जी हों, बिरसा भगवान के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना शुरू किया और टंट्या मामा के भी स्मारक अगर बने, भीमा नायक जी के स्मारक बने तो हमने बनाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए और 5 अक्टूबर को 499 वर्ष पूरे होंगे रानी दुर्गावती जी के जन्म के। तो 500वां जन्म बहुत धूमधाम के साथ बनाएंगे। रानी दुर्गावती जी का भी एक भव्य स्मारक बनेगा। एक तरफ सम्मान, दूसरी तरफ समस्याओं का समाधान, तीसरी तरफ अधिकार, ये सब हमने अपने आदिवासी भाइयों और बहनों को दिए। यानी 2018 के चुनावों का जो नतीजा रहा उसमें जो जो खामियां रही, मतलब वोट आपको ज्यादा मिले लेकिन सीट ज्यादा नहीं मिली, सरकार आपकी नहीं बनी और गलतियां जो थी उसको अच्छी तरीके से आप लोग ने एनालाइज करके उसके सारे सॉल्यूशन निकाल लिए इस बार। ये क्या कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिसके कारण लोग भ्रम में आए, लेकिन अब भ्रम के बादल छट गए। सूरज को झूठ के बादल लंबे समय तक छुपा कर नहीं रख सकते, सच सामने है और ये समाज का हर वर्ग आज हमारे साथ है। पर कांग्रेस ये कहती है कि जो छल कांग्रेस के साथ और मध्य प्रदेश की जनता के साथ किया गया जब उनकी एक निर्वाचित सरकार उस तरीके से हटी, उसका बदला मध्य प्रदेश की जनता आपसे ली। उन पर क्षमता ही नहीं थी, अपनी पार्टी को एक नहीं रख पाए, सोचना उनको चाहिए। क्या कर रहे थे बैठे बैठे? क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को नाराज किया? क्यों अपनी पार्टी को टूटने दिया? समस्याओं की तरफ ध्यान ज्योतिरादित्य जी ने दिलाया तो कमलनाथ जी ने बाहें चढ़ा ली कि आ जाओ, उतर जाओ सड़क पर, देख लेंगे। तो उन्होंने देख लिया। हमारा क्या दोष? आप में क्षमता नहीं अपनी पार्टी को एक रखने की। और दूसरी बात मैं कहता हूं, ये कोई ऐसा नहीं है कि इधर से उधर आ गए हो, इस्तीफा दे के आए और चुनाव लड़े और कांग्रेस में रह के जो 2-2, 3-3 हजार से जीते थे, वो जब बाय इलेक्शन लड़े उपचुनाव तो कोई 64,000 से जीता, कोई 58,000 से जीता, कोई 52,000 से जीता, कोई 40,000 से जीता। क्योंकि जनता धोखा खा चुकी थी 1.25 साल के लिए। उनको लगा कि अब मामई की सरकार चाहिए, इसलिए भारी बहुमत से सबको जिता के भेजा। भारी बहुमत से 19 लोग हमारे जीते। पार्टी को संभाल नहीं पाए आपने कहा। 6 महीने में 40 नेताओं ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कहते हैं कोई हफ्ता ऐसा नहीं बीत रहा है जब कोई नेता छोड़कर बीजेपी कांग्रेस नहीं जा रहा है। आखिरी आपके सितंबर 2023 में गिरिजा शंकर शर्मा कांग्रेस। ये पहले भी कांग्रेस में जा चुके थे, ये आते जाते रहते हैं, प्रवासी लोग हैं। आप संभाल नहीं पाए सबको यहां पर, या वो आई ही थे लौटने के विचार से आप कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी एक विशाल संगठन है। अभी हमारे यात्राएं चल रही है, उसमें ही हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए मिस कॉल करो। इस बीच में 16 लाख नए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। 16 लाख, और लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जनता हमारे साथ है। कोई इक्का दुक्का अगर ये एहसास हो जाए कि अब कुछ मिलेगा नहीं, इस तरह के सोच वाले जो लोग हैं वो इधर उधर किनारे लगते रहते हैं। ये पहले भी होता आया है, आज भी हुआ है, कल भी होगा, उसमें क्या दिक्कत? शिवराज जी, आपकी राजनीति में कोई कितना भी पीछे जाकर सोचता है तो आप मुख्यमंत्री के तौर पर ही नजर आते हैं और वाकई आंकड़ा भी यही कहता है कि सबसे लंबे समय तक अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री आप ही रहे। तो मुख्यमंत्री ही रहना है, मतलब आपने सोचा है, कभी सोचते हैं इस बारे में आप?
पार्टी जो तय करेगी वो मैं रहूंगा। देखिए, मेरी जिंदगी एक मिशन है, मेरी जिंदगी का एक मकसद है। मैं आत्म प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा, लेकिन बचपन से जब से मैंने होश संभाला है, ये तय करके काम करना शुरू किया कि मानव जीवन को सफल और सार्थक करना है। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, लोगों के लिए काम करें, प्रदेश के लिए काम करें। वो मेरी जिंदगी का मिशन है, और वो मिशन पूरा करने के लिए जब तक मेरी सांस है, मैं जनता की सेवा करूंगा। किस रूप में करूंगा ये मेरी पार्टी तय करेगी। आपको कोई इसमें नहीं, क्योंकि उम्र के हिसाब से देखें तो राजनीतिक उम्र आपकी लंबी बची है, पर अगर हम कार्यकाल के हिसाब से देखें तो वो भी एक लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री का हो गया है। कार्यकाल केवल लंबा नहीं रहा, बहुत अच्छा रहा है। ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। आप देखिए मध्य प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया है। पार्टी में सब ठीक है शिवराज जी? पार्टी में सब ठीक है। भारतीय जनता पार्टी है, हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और आनंद के वातावरण में सब मिलकर काम कर रहे हैं। अद्भुत पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ स्नेह है, प्रेम है, भाईचारा है, आत्मीयता है, और मिलकर सब काम करते हैं। मैंने पिछली बार जब आपसे बात की थी उस समय तक कांग्रेस 3 गुट के आरोप लगाती थी, और मैंने आपसे पूछा था वो, अब उसमें वो चौथे गुट को जोड़कर कहते हैं कि टिकट बंटवारे में और ज्यादा समस्या आ रही है, कि शिवराज गुट, महाराज गुट, नाराज गुट, और अब शाह गुट भी कह रहे हैं वो। कांग्रेस में तो जितने नेता उतने गुट है जितने नेता उतने गुट है। हम तो सब इकट्ठे हैं, एक साथ बैठे और एक साथ काम कर रहे हैं। इस बार क्या वादा लेके जा रहे हैं? मतलब एक व्यक्ति जो इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री रहा हो, उसकी तो सफलता भी उसी की, नाकामी भी उसी की, तो इतने सालों बाद आप जनता के बीच जाते हैं तो वादा कोई नया कर पाते हैं, या फलानी चीज रह गई है वो मुझसे? देखिए, मैं अलग तरह का व्यक्ति हूं। मैंने कहा कि मिशन है हमारी जिंदगी, तो हम जो करते हैं वो भी बताते हैं, और अगर कहीं मुझे समस्या मिल गई तो मैं नई योजना तुरंत बना देता हूं। क्योंकि है काहे के लिए, हम चुनाव का वेट थोड़ी करेंगे। अगर जनता के बीच गए और कोई चीज हमको ध्यान में आई कि ये कठिनाई है जनता की, तो हमारी ड्यूटी है कि उस कठिनाई को हम पूरा करें। और इसलिए मैं जहां जाता हूं, मुझे समस्या मिलती, मैं नई योजना बना देता हूं, उसको लागू भी कर देता हूं। इसलिए तो वो रोते हैं, नारियल फोड़ देता है, घोषणा कर देता है। आजकल तो बड़ा भय का वातावरण है कांग्रेस में कि कोई गारंटी मत दे देना, नहीं तो मामा पहले पूरी कर देगा। और इसलिए वो अब वो इंतजार कर रहे हैं कि जब आचार संहिता लगेगी तब देखेंगे। मैं तो जहां समस्या देखता हूं तत्काल समाधान निकाल देता हूं। एंटी इनकम्बेंसी नहीं है आपके अनुसार? कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जनता की आंखों में प्यार है, और वो प्यार पढ़ के मैं आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ हूं। जन आशीर्वाद यात्रा जो है, मतलब अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो इतना हम देख रहे हैं कि बीजेपी का हर नेता बिल्कुल हर जगह पर तैनात कर दिया गया है। इतने ज्यादा प्रयास क्यों करने पड़ रहे हैं? यही तो भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। हम हर चीज को, विशेषकर चुनाव को भी, एक मिशन के मोड में लेते हैं, और इसलिए हर नेता अपने अपने काम में लग जाता है। सब डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं, सब ने कमर कसी हुई है, सब तैयार हैं, मैदान में हैं सब। इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, हमारे तो मुद्दा है विकास और जन कल्याण। 2 ही मुद्दे हमारे हैं जो हमने जनता की सेवा की है, उसको लेके हम जाएंगे। और केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भरपूर आशीर्वाद मिला, तो केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने जो विकास और जन कल्याणकारी योजना बनाई है, उन्हीं को लेकर लोगों के बीच हम जाएंगे। और कांग्रेस जो कहती है उसका डिफेंस भी आपको करते रहना होता है? हमें डिफेंस की जरूरत नहीं है, कांग्रेस से तो जनता ही निपट लेगी। तो ये मैच धोनी सिर्फ अटैक करके जिताएगा? इस बार देखिए, अब जनता चुनाव लड़ेंगी, लाडली बहना चुनाव लड़ेगी, हमको तो ज्यादा लड़ने भिड़ने की जरूरत ही नहीं है। यही गेम चेंजर होगा आपका, लाडली बहना योजना? मैं गेम मानते नहीं हूं, और माहौल पहले ही चेंज हो गया है। आप जहां देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में बहनें, बेटियां आज हमारे साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। समाज का हर वर्ग, किसान हो, नौजवान हो, बेटा बेटियां हो, गरीब कल्याण के जो काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए वो अद्भुत हुए। देखिए, एक तरफ भारत का जो मान और सम्मान दुनिया में बढ़ा, मैं सच बताऊं आपको, G20, आम जनता G20 में कौन से फैसले हुए वो जाने ना जाने, लेकिन उनको ये पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने देश का मान दुनिया में बढ़ाया है, और भारत कई मामलों में देश दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। लोग आनंद और प्रसन्नता से भरे हुए हैं, और उनको लगता है कि हमारा गर्व बढ़ा है, हमारा सम्मान, गौरव बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। मैं उस दिन दमोह में था जिस दिन चंद्रमा पर चंद्रयान उतर रहा था। 50,000 लोग एक जगह हम बैठे हुए उस दृश्य को देख रहे थे, मेरी सभा थी।
जनता ऐसे ताली बजा रही थी कि जैसे उनने चंद्रयान बना के, और जिसमें गांव के लोग थे, बहनें भी थी, जैसे उनने चंद्रयान बना के चंद्रमा पे उतार दिया हो और भारत की जय जय बोल रही थी, मोदी जी की जय जय बोल रही थी। ये गर्व, ये गौरव, ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने, भारत सरकार ने देश को दिया है। देश की सीमाएं सुरक्षित है। लोग गर्व से भर जाते हैं कि पीएम एक फोन करते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति को, एक करते हैं रूस के राष्ट्रपति को कि तिरंगा झंडा लेके हमारे बच्चे निकलेंगे। उस समय युद्ध बंद हो जाए, और युद्ध बंद हो जाता है और देश के लोगों का सीना गर्व से फूल जाता है। आज जो परिस्थितियां बदली है, आप देखिए, चाहे वो आर्थिक मोर्चे पे हो, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी बनने की तरफ अग्रसर हो गए हैं। तो इसके कारण एक गर्व है, एक गौरव है, एक स्वाभिमान है। वो जनता को एक आनंद देता है, एक उत्साह और गर्व देता है। ऐसे कई फैक्टर हैं। शिवराज जी, आज दिन भर हम ये मंच यहाँ पर हमने लगाया है। मध्य प्रदेश के ही रहने वाले सईद अंसारी भी यहाँ पर हैं, राहुल कमल यहाँ आ चुके हैं, मेरी सही स्वागत है सईद जी का, राहुल जी का, और माफी चाहूंगा कि सवेरे सवेरे जगा दिया। नहीं, और चूंकि आखिरी कुछ मिनट हैं, तुम अगर आप मेरे दोनों सहयोगी सवाल भी कृपया करके समय का, जी क्योंकि जी, मुझे समय बिल्कुल हम ख्याल रख रहे हैं। मुझे और उसके साथ 8:40 यहाँ से निकलना जब तक माइक उन तक पहुंचता है, मैं आपसे वो सवाल पूछना चाहती हूँ जो मुमकिन है आपको सबसे ज्यादा चुभता हो ये सवाल, क्योंकि इसकी चर्चा सब कोई करते हैं, आपके विरोधी खास करके इस सवाल का जवाब आपसे बार बार मांगते हैं। वो ये कि क्या बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को प्रोजेक्ट नहीं करना चाह रही है सीएम फेस? देखिए, हमको कौन सी बात चुने, हम भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी जो तय करती है वो हमारे लिए वही मिशन होता है। आज तक, बचपन से लेके जब से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, जो काम भारतीय जनता पार्टी ने दिया उसको पूरी प्रामाणिकता के साथ किया। आगे भी जो पार्टी कहेगी शिवराज वही करेगा। आपको चुभती नहीं है ये बात? नो, चुभने का क्या सवाल है। सईद मैं वैसे पूछ आ गया। हाँ सही जी, समय बहुत कम। बस आखिरी, बस आपको निकलना है। बहुत धन्यवाद, सुबह सुबह आप आए हम लोगों के इस कार्यक्रम में, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। पिछली बार जो बहुत आसपास रह गए थे आप आंकड़ा, ऐसा कौन सा आपका मुद्दा है कि आप इस बार अगर जीतते हैं तो सीधे क्लियर कट जीतते हैं, आपको मोल भाव करने की और बाद में तोड़ जोड़ करने की जरूरत ना पड़े? ना जोड़ की जरूरत है, ना तोड़ की जरूरत है, ना मोल की जरूरत है, ना भाव की जरूरत है। हमारे कामों के आधार पर जो मैंने बताया, विकास और लोगों की भलाई की जो योजनाएं हैं, लोगों की जिंदगी हमने बदली है। और मैंने सरकार नहीं चलाई, मैंने परिवार चलाया। परिवार, मैं मुख्यमंत्री से ज्यादा भैया और मामा हूं, तो हमने परिवार चलाया और परिवार की तरह हमको स्नेह मिल रहा है। यही मुद्दा है, इसी पे हम जीतेंगे। बहुत धन्यवाद। प्रेडिक्शन करना चाहेंगे आप, कोई फिगर देना चाहेंगे कि इतने? फिगर नहीं, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि हम अब तक का रिकॉर्ड तोड़ बहुमत हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी।